कश्मीर एक दुर्गत की स्थिति में जी रहा है। 1 साल हो गया, धारा 370 हटाया गया, लेकिन कश्मीर में डेवलपमेंट नाम की भी कोई चीज नहीं हुई है। कश्मीर में शुरुआती जो अपने धारा 370 हटाने के 5-7 महीने तो इंटरनेट बिल्कुल ही ब्लॉक था। इंटरनेट अगर बंद हो जाए तो जीवन कैसा हो जाएगा ये आप एहसास कर सकते हैं। उसके बाद जब इंटरनेट शुरू भी किया गया तो 2G पर ही शुरू किया गया। 2G पर ना वीडियो हो सकता है, ना आप समझ सकते हैं वीडियो कितना स्ट्रीमिंग करके चलेगा। जो आपकी हमारी क्लास हो रही है, एक दूसरे से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो 2G तो पॉसिबिलिटी ही नहीं रह जाएगी। और कुछ ऐसी स्थिति वहां पर कश्मीर में देखी जा रही। अब कश्मीर वाले 1 साल से बिना इंटरनेट के, और ऊपर से कोरोना का अलग प्रभाव है और लॉकडाउन जैसे सिचुएशन, वहां पे तनाव का माहौल है। कश्मीरी नेता अभी पॉलिटिक्स, मतलब जो कहा जाए राजनीतिक है, वो भी नहीं अभी एक प्रकार से सीधी रेखा के साथ जुड़ पाए हैं। एक प्रकार से कश्मीर में कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी। 1 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, सिर्फ 1 साल बीत गया, धारा 370 हटा दिया गया। धारा 370 हटाने से एक मैसेज पूरी विश्व समुदाय को गया है कि हम वैश्विक समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो ईरान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब कुछ ऐसे जो भारत के मित्र जैसे राष्ट्र थे, वो आज धीरे धीरे भारत से यानी भारत से दूर हो रहे हैं और भारत के प्रति एक नेगेटिव भूमिका पैदा हो रही है। आज भारत जो है कट्टर हिंदुत्व की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत की छवि खराब होती जा रही है। भारत की छवि को बनाने के दृष्टिकोण से यहाँ पर जो एक छवि थी भारत की, वो ये थी कि हिंदू मुस्लिम और किसी भी धर्म की ओर झुकाव नहीं था, और हम विश्व में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जाने जाते थे। लेकिन उसके बाद भी आज हम धर्म युक्त राष्ट्र होते चल रहे हैं। ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जो धार्मिकता को प्रभावित कर रहा है, ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में भेद उत्पन्न कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये दूर करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया होता है। जैसे कि कल ही मैंने आप लोगों से चर्चा किया कि जम्मू कश्मीर के जो एलजी थे वो पीसी मुर्मू, वो हटा दिए गए और उन्हें सीएजी बना दिया गया, और उनके स्थान पर मनोज सिन्हा, जो कि पूर्ण रूप से कट्टर हिंदुत्व के प्रभावी व्यक्ति हैं, क्योंकि मनोज सिन्हा तो वैसे भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रहे हैं और हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि मनोज सिन्हा जो थे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। उसके बाद वो भाजपा से बहुत क्लोजली है और इसके साथ साथ जो है हिंदुत्व की भावना से प्रेरित है, उनकी भाषा और उनके विचार सब हिंदुत्व से प्रेरित हैं। तो वैसे क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं जो हिंदुत्व से आधारित है। अब इस प्रकार से देखा जाए तो एक ऐसे व्यक्ति को कश्मीर का उपराज्यपाल आप समझ सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में शासन इस समय जब एक संघ शासित क्षेत्र है तो पूरी तरीके से उपराज्यपाल के हाथ में होता है। लेकिन एक प्रकार से कश्मीर में फिर एक बार हिंदुत्व की भावना पर केंद्र बिंदु होगा। अब ऐसे व्यक्ति को वहां का अधिकार देना चाहिए था कि जिसके अंतर्गत न्यूट्रलिटी होती है। ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए था जो एक प्रकार से उन्हें प्रेम से ले। अब यहाँ पर एक प्रकार से दबाव की स्थिति है, जबरदस्ती की स्थिति क्रिएट किए जा रही है। इस तरीके से हम कहाँ से भ्रातृत्व की भावना को पैदा कर पाएंगे? कैसे समझ सकेंगे कि भारत में भ्रातृत्व की भावना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है? प्रेम कहाँ रह गया? जो गांधी के दर्शन में दिखता है वो अभी नहीं दिखता है। लेकिन पूजा आ गई तुम? यस सर। इजी टॉपिक है और बहुत बढ़िया टॉपिक है। लर्निंग पर क्या प्रभाव है? मैंने आपको कमेंट इस पे पॉइंट्स भी दिए थे। शिक्षा पे ई लर्निंग के प्रभाव के दृष्टिकोण से क्लासेस अगर ना होती हमारे आपके बीच में, इस लॉकडाउन में शिक्षा बंद ही हो जाती। तो जहाँ शिक्षा के लिए दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, यहाँ तक कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय यानी जो अमेरिका और लंदन से जो शैक्षणिक संस्थान है वो शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। भारत में भी कोचिंग संस्थान, उसके अलावा जितना भी मोनेटाइजेशन का प्रक्रिया है यानी बैंकिंग प्रक्रिया है, वो सारी चीजें इस प्रकार से देखें तो ई लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मोबाइल की टेक्नोलॉजी द्वारा यूट्यूब के माध्यम से बहुत कुछ अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो, अध्ययन करते हो,
अध्ययन अध्यापन का केंद्र बिंदु है ई लर्निंग, तो बिल्कुल इस पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। तो क्या इसकी दिक्कत आ रही है? इसको आवाज नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके दे देंगे, अगली क्लास में कंप्लीट करके आपको दिखा देंगे। अगली क्लास आपका थर्सडे को लेंगे, कल के हाँ बाद। थर्सडे को ही। तो थर्सडे को क्लास रहेगी और आप हमको इसको कंप्लीट दिखाएंगे, बिल्कुल उसको स्टडी करा, ठीक है। यस आज सबीना का क्लियर हो गया, अभी मैं सबीना का पेपर एकदम क्लियर कर रहा हूँ। आप दोनों लोग, अलका और पूजा दोनों ही सबीना का पेपर स्टडी करें। मैं इसको जो है पढ़ूंगा, एक एक लाइन एक एक वर्ड, और इसके माध्यम से आपको ये भी पता चलेगा कि पेपर में क्या कमियां हैं और पेपर में कैसे लिखना है और पेपर में क्या सुधार करना है। ठीक है, क्लियर? सर इससे पहले भी तो आपने देखा था ना। हाँ, अब सुधार कराया था, फाइनल हो चुका है, अभी तक प्रिपेयर हो गया, अब ये छपने के लिए, ठीक है। तो मेरे समझ से कुछ और कमियां नहीं होनी चाहिए, एक बार फाइनल रीड कर दूंगा। फिर ये पेपर आप लोग इसको एक मॉडल पेपर ली थी, आप दोनों इस पर पेपर तैयार किए। अलका आप भी बेटा एक टॉपिक सेलेक्ट करो। होमवर्क करके लाओगे? सर आप बता दीजिए मुझसे, टॉपिक पे लिख लेंगे, कितने वर्ड में लिखना है, कैसे लिखना है, थोड़ा बता दीजिए। देखो 2500 शब्दों के अंदर पेपर होना चाहिए, 2500 शब्दों के अंदर। मुझे अपनी तरफ से म्यूट कर दो, म्यूट वीडियो तो म्यूट कर दो। 2500 शब्दों का पेपर होना चाहिए, क्लियर? अब 2500 शब्दों के अंदर हो सकता है, यानी कि 1000 1500 भी हो सकता है, लेकिन 2500 के ऊपर नहीं, फिर वो एडिट कर देते हैं। और इस पेपर के अंतर्गत टॉपिक्स, जैसे भी मैं इस पेपर को स्टडी करूंगा तो आप देखना कि कैसे ये पेपर लिखा गया है। आप भी एक टॉपिक ले लो, जैसे मान लीजिए आप एक टॉपिक ले लीजिए, वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, ठीक है। और भी आप टॉपिक रख सकते हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया जब अपनाई गई, नोटबंदी की प्रक्रिया अपनाई गई, जीएसटी की प्रक्रिया अपनाई गई। तो पिछले 7 वर्षों में 8 वर्षों में सरकार द्वारा बहुत से स्टेप उठाए गए नोटबंदी को लेकर के। तो नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन या जीएसटी जैसे प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था कितनी स्ट्रांग हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में कहाँ पहुंची है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को वास्तविकता और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वर्तमान में अगर देखिए तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। तो कैसे उसे उबारा जा सकता है, आप अपने सजेशन दे सकते हैं कि कैसे उसे उबारा जा सकता है। आप तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इस पे सजेशन दीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधार किया जा सकता है, ठीक है। क्या ऐसे स्टेप सरकार उठा सकती है। एक और बढ़िया टॉपिक आपके सामने आता है, वो आता है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब देखिए सरकार हर चीज का निजीकरण करने के लिए कर रही है। सरकार ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि वो बैंकों का निजीकरण कर देगी। सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि अब निजी कंपनियां सैटेलाइट के क्षेत्र में आ जाएंगी। तो अब तक इतना निजीकरण हो जाएगा जो सरकार का मजबूत स्तंभ है, सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम मजबूती रूप से सरकार को बेनिफिट दे रही है, वो सार्वजनिक उपक्रम अगर सब निजी हो जाएंगे, रेलवे को निजीकरण करने की बात उठ रही है, तो सरकार के पास आय का स्रोत क्या रह जाएगा। सरकार के पास आय का स्रोत एक ही रह जाएगा कि निजी कंपनियों से टैक्स लो। तो सरकार सिर्फ टैक्स लेगी और उसी से उसकी कमाई होगी। तो टैक्स देना तो कहीं से भी कभी भी अच्छा नहीं माना गया। अगर हम आज से 200 साल पहले चले जाएं, 300 साल पहले चले जाएं, लुई सोलह के साम्राज्य में 16वीं शताब्दी में चले जाएं, तो लुई सोलह ने भी तो टैक्स लिया था, तो विरोध हुआ था, समाजवाद की क्रांति आई थी। और अंग्रेजों के शासन में 200 साल पहले चले जाए तो 200 साल पहले से लेकर के 100 साल पहले तक अंग्रेज टैक्स ही लेते थे, जिसका हम विरोध करते थे। और आज सरकार भी टैक्स ले लेके सरकार को कमाने का रास्ता निकालना चाहिए, जो कमाने के रास्ते हैं वो बंद किया जा रहा है। अगर आप देखिए तो जियो अंबानी, यानी अंबानी साहब ने लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा लिया, उसे हब कर लिया, वो पैसा सरकार के खजाने में बंद हो गया। सॉरी, सरकार ने एक व्यक्ति के खजाने में बंद हो गया। अगर वो पैसा सरकार के पास होता है, यानी सरकार की बिस्तर इतनी मजबूत होती, तो जितना पैसा उन्होंने कमाया है वो सारा पैसा सरकार का होता, और सरकार के पास इतना पैसा होता तो आज सरकार इस महामारी में हजारों कोविड हॉस्पिटल खुलवा सकती थी। इस महामारी में आम जन को जो दिक्कत है, जो तकलीफ है, जो परेशानी है, वो सरकार पूरी कर सकती थी। सरकार
जनता के हित के लिए बहुत कुछ कर सकती थी अगर पैसा होता, परंतु सरकार के पास पैसा नहीं। सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ने व्यापार नहीं किया। सरकार ने व्यापार करने के बजाय क्या किया? सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दे दिया। प्राइवेट कंपनियों को लगातार बेनिफिट दिलाने के दृष्टिकोण से ऐसे ऐसे कृत्य करे कि आज अंबानी और अंडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति पैदा होने, जिन्होंने सरकार का हजारों काफी पैसा हब कर लिया है, और वो पैसा भारत में भी नहीं है, विदेश के बैंकों में रखा है। और इस प्रकार से देखें तो भारत को उस पैसे से कोई लाभ नहीं हो रहा है और आम जन गरीब हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पे लाया जाए? इसके बाद सरकार ये कहती है कि अब हम और भी प्राइवेट चीजें करने जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो एक तरफ आप अगर आज से लगभग 50 साल पहले की कहानी की ओर चले, यानी 40 से 50 साल पहले जब इंदिरा गांधी शासन था, तो बैंकों का सार्वजनिकरण, निजीकरण खत्म किया जाता, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, नेशनलाइजेशन हो रहा था। और आज बैंकों का निजीकरण हो रहा है। तो क्या हुआ? आज विचारधारा बदल गई क्या? उस समय के अनुसार देखें तो बड़ी खुशी थी कि हमारे बैंक सशक्त हो रहे थे, सरकारी बैंक हो रहे थे, और आज वो बैंक प्राइवेट बैंक होंगे। हम प्राइवेट बैंकों पे कितना विश्वास करेंगे? हम उनमें पैसा रखेंगे, कल को लेकर भाग जाएंगे, उससे आम जन का नुकसान होगा। किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं देगी, सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी, भैया हमसे क्या मतलब है। इस प्रकार से देखें तो आम जन का हानि ही होती है। सरकार के पास बैंक जो पैसा रहता है कमाती है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सरकार को खत्म हो जाएगी। सरकार सिर्फ टैक्स लेगी और उसी से कमाएगी। कैसे सरकार विकास करेगी? यानी हम फिर सरकार से विकास की आशाएं बंद कर दें। सरकार हमारी दृष्टिकोण से कुछ कार्य नहीं करेगी। सरकार अपने विकास के लिए टैक्स लेती चली जाएगी, और उस टैक्स के पैसे से कितना पैसा आएगा और देश का विकास कितना होगा। इस सारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो निजीकरण एक प्रकार से अहितकारी है। ये एक पक्ष में आर्थिक संकेंद्रण को दर्शाता है। जितना हो सके निजीकरण को ध्रुव करना चाहिए, रोकना चाहिए, और इसके बजाय विकास के पक्ष लगाए जाने चाहिए। ऐसे बहुत कुछ आप पेपर में लिखिए, ठीक है? ये सारे बहुत से टॉपिक्स मैंने आपको दिए। अब आप इस पर लिखना शुरू करिए। 4 दिन बाद जब आपकी क्लास थर्सडे को होगी तो मैं आपकी और पूजा की दोनों के पेपर्स स्टडी करूंगा। क्लियर? ओके, चलिए। यस सर। हाँ, शेयर करने जा रहा हूँ, और चलते हैं, देखते हैं, पूरा पेपर स्टडी करते हैं। और आप दोनों लोग इस पेपर को स्टडी करने के माध्यम से समझिएगा कि पेपर कैसे लिखा गया है। यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री पर गांधी का धर्म हिंदू मुस्लिम एकता के कर्णधार के रूप में पेपर लिखा है, जो कि एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में इन्होंने लिखा है। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हिस्ट्री, हमीदिया गर्ल्स पीजी कॉलेज की दृष्टिकोण से, चूंकि इनका ये वहाँ का एक कहा जाए तो अपना पद है, इस दृष्टिकोण से एड्रेस जरूरी नहीं होता, लेकिन चलिए आपने दे दिया, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो पेपर है मैं स्टडी कर रहा हूँ, देखते चलिए। गांधी का धर्म हिंदू मुस्लिम कर्णधार के रूप में, महात्मा गांधी के जन्म को आज लगभग 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। एक मिनट रुक जाइए। तो विचारों पर महात्मा गांधी जो कि एक सर्वधर्म समभाव के व्यक्ति माने गए। महात्मा गांधी के धर्म क्या था, आज के दृष्टिकोण से स्टडी करें तो आज भारतीय राजनीति में जो धार्मिक भाव है वो एक तरफा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने
धर्म, जिनका धर्म ये कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता का कर्णधार माना गया। महात्मा गांधी के जन्म को आज लगभग 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। गांधी जी के विचारों का प्रयोग एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है आज के दौर में। महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया, अपनी हृदय की गहराइयों से कहा और लिखा। यूं तो महात्मा गांधी स्वयं को सनातनी हिंदू मानते थे, किंतु वह विचारों से धर्म निरपेक्ष थे। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने भारतीयता का कभी साथ नहीं छोड़ा। उनकी रचना, उनकी सोच धर्म पर आधारित समाज रचना को देखने के लिए वे भारत की इसी असली शक्ति को पहचानने वाले नेता माने जाते थे। एक स्थान पर उनके शब्दों में धर्म को कुछ इस प्रकार विश्लेषित किया गया। उनके शब्दों में, मुझे धर्म प्यारा है, इसलिए मुझे पहला दुख तो यह है कि हिंदुस्तान में धर्म भ्रष्ट होता जा रहा है। धर्म का अर्थ है हिंदू मुस्लिम या जरथोस्ती धर्म नहीं करता, लेकिन इन सब धर्मों के अंदर जो धर्म है वह हिंदुस्तान से जा रहा है। हम ईश्वर से विमुख होते जा रहे हैं। वे धर्म के प्रतीकों और तीर्थ स्थलों को राष्ट्रीय एकता के एक बड़े कारक के रूप में देखते थे। गांधी जी भारत को एक पुरातन राष्ट्र मानते थे। ये उन लोगों को एक करारा जवाब भी था जो यह मानते हैं कि भारत को कभी एक राष्ट्र था ही नहीं, और अंग्रेजों ने इसे एकजुट किया, एक व्यवस्था दी। इतिहास को विकृत करने की इस कोशिश पर गांधी जी का जो गुस्सा साफ नजर आता है। वे हिंद स्वराज में स्वयं अपने शब्दों में लिखते हैं, आपको अंग्रेजों ने सिखाया कि आप एक राष्ट्र नहीं थे और एक राष्ट्र बनने में आपको सैकड़ों बरस लगे। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं थे तब हम एक राष्ट्र थे, हमारे विचार एक थे, हमारा रहन सहन एक था। तभी तो अंग्रेजों ने यहाँ पर एक राज्य कायम किया। गांधी जी हिंद स्वराज में लिखते हैं कि बहुतेरे हिंदू और मुसलमानों के बाप दादे एक ही थे, हमारे अंदर एक ही खून। क्या धर्म बदला इसलिए हम आपस में दुश्मन बन गए? धर्म तो एक ही जगह पहुंचाने के अलग अलग रास्ते या मार्ग हैं। अलग अलग धर्मों के अच्छे गुणों को बटोर गांधी जी ने धर्म संबंधी अपनी एक अलग दृष्टिकोण तैयार किया। गांधी का धर्म किसी एक धर्म विशेष के अनुरूप नहीं था। गांधी उस धर्म में विश्वास रखते थे जो सभी धर्मों से ऊपर है। उनके धर्म में सभी जीवों के लिए सहानुभूति थी, इसलिए उनका प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो देने पराई जानो। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, क्योंकि धर्म का वास्तविक अर्थ धारण करने से है जो किसी समुदाय, पैगंबर या व्यक्ति विशेष द्वारा संप्रेषित हो सकता है, जिसका मूल उद्देश्य जन उत्थान होता है। हिंदुस्तान में चाहे जिस धर्म के आदमी रह सकते हैं, उससे वह एक राष्ट्र मिटने वाला नहीं है। जो नए लोग इस राष्ट्र में दाखिल हो जाते हैं, वे चाहे जिस धर्म के हों, इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता एकता को तोड़कर नहीं रह सकते। हाँ, इतना अवश्य है, वे राष्ट्रीयता में स्वयं को भुला मिला सकते हैं। ऐसा ही है, तभी कोई मुल्क एक राष्ट्र माना जाएगा। इस प्रकार भारत में सभी का समावेशित करने का गुण देखा गया है। सभी को समावेशित करने का गुण देखा गया है। हिंदुस्तान ऐसा था और आज भी है। यूं तो जितने आदमी उतने धर्म, ऐसा मान सकते हैं। एक राष्ट्र होकर रहने वाले लोग एक दूसरे के धर्म में दखल नहीं देते। अगर देते हैं तो समझना चाहिए कि वे एक राष्ट्र होने के लायक ही नहीं, क्योंकि एक राष्ट्र की परिभाषा ही यही है कि समन्वय के साथ आपसी मेलजोल बनाकर बहुलवादी विचारधारा के लोग साथ साथ रहें और विकास करें। अब यदि हिंदू धर्म अन्याय माने कि सारा हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं से भरा होना चाहिए, तो यह एक खोटी कल्पना है। उसी प्रकार यदि मुसलमान अनुयायी अगर माने कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही रहें, तो यह भी वास्तविकता से परे। गांधी जी आजीवन जिस हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता और संभावना को मानते रहे, उसका आधार निश्चय ही दक्षिण अफ्रीका के उन आंदोलनों में देखा गया जिसमें मुसलमान व्यापारी अत्यधिक सक्रिय रहे। दक्षिण अफ्रीका ने गांधी को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्रदान की। खिलाफत आंदोलन ने कुछ समय के लिए ही सही हिंदू मुसलमान एकता को सशक्त तथ्य बना दिया। यह गांधी की अपनी खास विशेषता थी और पंजाब की त्रासद घटनाओं पर उनकी पीड़ा चाहे जितनी अधिक रही हो, उन्होंने उतने ही सरोकारों के साथ तुर्कों के पराजित सुल्तान के भाग्य पर
भारतीय मुसलमानों के दुख को भी अपनाया। यह सुल्तान खलीफा यानी इस्लाम का धार्मिक प्रमुख भी था। वास्तव में यही मुद्दा था जिस पर उन्होंने पहली बार अपने देशवासियों का हिंदू मुसलमान दोनों का आह्वान किया कि वे ब्रिटिश सरकार से असहयोग करें। गांधी जी ने यंग इंडिया में अपनी बात साफ कही कि हिंदुओं का यह पवित्र कर्तव्य है कि मुसलमान भाइयों के साथ एकबद्ध हों। हिंदू मुसलमान एकता स्थापित करने का यह सबसे पक्का और आसान तरीका है। दोस्ती का यह विशेषाधिकार है और वह भाईचारे का हाथ बढ़ाएं और विपत्ति में दोस्ती का इम्तिहान होता है। लाखों हिंदुओं को यह दिखाने की अनुमति दे कि वे दुख की घड़ी में मुसलमानों के साथ हैं। अगर खिलाफत के प्रश्न में मैं अपने आप को अलग रखूं तो मैं समझूंगा कि मेरा मूल्य 2 कौड़ी का है। वह इस समय मेरा परम धन है। खिलाफत के जरिए मैं 3 काम एक साथ कर रहा हूँ। दुनिया को अहिंसा का मतलब समझा रहा हूँ, हिंदुओं और मुसलमानों को एक कर रहा हूँ और सभी लोगों से संपर्क बढ़ा रहा हूँ। मई सन 1919 के बाद से गांधी उलेमाओं से अपने अनुयायियों को गोलबंद करने की और अपने सहधर्मियों से मुसलमानों के साथ अनशन, प्रार्थना और हड़ताल में शामिल होने की अपील कर रहे थे ताकि हिंदू मुस्लिम बंधन पर पवित्र मुहर लगाई जा सके। नवजीवन में उन्होंने लिखा है, यह असंभव है कि देश के 4 अंगों में से एक घायल हो और शेष अंग चैन से रहे। अगर हम पर इस चोट का असर नहीं होता तो हम एक देश, एक शरीर नहीं कहला सकते। साथ ही वे मुस्लिम पाठकों को भरोसा दे रहे थे, आप हमारे पड़ोसी और देशवासी हैं। आपके दुख में शामिल होना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात करूं और परीक्षा की घड़ी आने पर इस पर अमल ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। दिसंबर 1919 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन से गांधी के प्रभाव का और अधिक प्रमाण मिलता है। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए लीग ने बकरीद के मौके पर गोकुशी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी पास किया। यह रियायत पहले कभी किसी मुस्लिम संगठन ने नहीं दी। इस प्रस्ताव में महात्मा गांधी का प्रभाव देखा जा सकता है क्योंकि इस समय उन्होंने भारी विरोध के बीच इसी तरह का प्रस्ताव कांग्रेस में भी पारित करवाया। शेख जी तुमको मुबारक रूमो रे, हम तो कहते हैं कि गांधी जी की जय, कथन अकबर इलाहाबादी का। महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे। हिंदू मुस्लिमों के बीच भाईचारा और सौहार्द की भावना विकसित करना गांधी जी का एक प्रमुख लक्ष्य था। गांधी जी प्रायः सभी सभाओं में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते। उन्होंने दोनों धार्मिक समुदायों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने की सीख। अलीगढ़ में 28 नवंबर सन 1917 को हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों को अपने झगड़े पारिवारिक झगड़े की तरह तय कर लेने चाहिए। 28 नवंबर 1920 को इलाहाबाद की एक सभा में उन्होंने कहा कि यदि हिंदू और मुस्लिम आज एक हो जाएं तो संसार की कोई शक्ति हमें दबा नहीं सकती। 1921 में ओएम मार्टिन नोवाखली गए तो वह यह देखकर भौचक्के रह गए कि महात्मा गांधी के उपदेश के अनुपालन में हिंदू और मुसलमान सूत के धागे तैयार कर रहे हैं और उनके लिए भारत से अंग्रेजों को भगाने की कोशिश में एकता की प्रतीकात्मक कार्रवाई थी। आशा हर्ष ने यहाँ पर एक शब्द एक कविता लिखी, हो गई बिखरी हुई इतने बाहम तामीर की, मिल गई हर एक कड़ी टूटी हुई जंजीर की, बुत शिकन वहदत परस्त एक जिस्म एक जान हो गए, गुल हुआ दुनिया में फिर काफिर मुसलमान हो गए। 17 अक्टूबर 1925 को लखनऊ में एक सभा को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा, यह शर्म की बात है कि यहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत अंतर है। इस वक्त सारे हिंदुस्तान की हवा खराब हो गई है। मैं कहता हूँ कि यदि हिंदू और मुसलमान दोनों को लड़ना है तो लड़ लें, पर आखिर अंजाम क्या होगा? दोनों को यही रहना है, ना हिंदू मुसलमान
ना हिंदू हिंदुस्तान छोड़ सकते हैं और ना ही मुसलमान। आखिर में दोनों को मिलाना होगा, आखिर में दोनों को मिलाना होगा। गांधी जी न केवल हिंदू मुसलमान एकता पर बराबर जोर देते रहे, बल्कि इसके लिए अपनी जान की बाजी तक लगाने को तैयार हो गए। गांधी जी के लिए हिंदू मुसलमान एकता का अर्थ हिंदू मुस्लिम एकता से ही नहीं था। इस मुद्दे पर अपने मौलिक विचार को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का तात्पर्य मात्र हिंदुओं मुसलमानों की एकता से नहीं, अपितु उन सब से है जो भारत को अपना घर समझते, भले ही वे किसी भी धर्म से जुड़े हो। गांधी जी ने उनकी तुलना एक ही पक्षी के दो पंखों से और भारत माता की दो आंखों से की। गांधी जी चाहते थे कि वे लोग शांति, पूर्ण सौहार्द, पारस्परिक सहयोग तथा पारस्परिक सहिष्णुता, प्यार और स्नेह से एक दूसरे के साथ रहें। उल्लेखनीय है कि सांप्रदायिक सद्भाव हेतु गांधी जी ने सिर्फ वैचारिक आंदोलन के द्वारा विभिन्न समुदायों के बीच प्रेम भावना उत्पन्न करने का अथक प्रयास ही किया, अपितु इससे आगे बढ़कर दंगाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर उन्होंने दंगे को रोकने का भरपूर प्रयास भी किया। 16 अगस्त 1946 को बंगाल के विभिन्न गांवों, कलकत्ता और विशेषकर नोआखली की आग में कूद पड़े। गांधी जी नोआखली यात्रा में 49 गांवों में घूमे। उल्लेखनीय है कि उस समय उनकी उम्र 77 वर्ष थी। अपनी यात्रा के दौरान वे किसी ग्रामीण की झोपड़ी में और मुख्यतः किसी मुसलमान के यहाँ जाते और कहते कि वह उनको और उनके साथियों को ठहरा लें। दुत्कारे जाने पर वे आगे की झोपड़ी में जाने की कोशिश करते। इस दौरान उन्होंने कुल 116 मील की यात्रा की। इस यात्रा में गांधी जी ने लोगों को प्रभावित किया। गांधी जी फरवरी 1947 के अंत तक नोआखली में रहे। उसके पश्चात वे बिहार गए। वहां उन्होंने दंगे पीड़ितों के लिए सहायता सामग्री एकत्रित की। दुर्भाग्य से 1947 में स्वाधीनता के कुछ दिन पहले ही हिंदू मुस्लिम दंगों की आग कलकत्ता में पुनः भयंकर रूप से फैल गई। अधिकांश मुस्लिम अफसरों और पुलिस अधिकारियों के पाकिस्तान चले जाने के कारण हिंदू उपद्रवियों की बन आई थी। ऐसे में 13 अगस्त को गांधी जी ने बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुहारावर्दी को साथ लेकर बेरिया घाटा में एक मुसलमान मजदूर के घर में रहकर कार्य शुरू किया। गांधी जी के शांति प्रयासों से कलकत्ता की हालत में रातों रात परिवर्तन हो गया। दंगे रुक गए और आजादी की आगवानी के दिन 14 अगस्त दोनों कौमों ने साथ साथ मनाया। गांधी जी 15 अगस्त 1943 को 24 घंटे का उपवास करके उन्होंने इस दिन को मनाया। जिस आजादी के लिए उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया था वह बड़ी महंगी नसीब हुई। आजादी तो मिली, लेकिन इसके साथ ही मुल्क का बंटवारा भी हो गया। पिछले 12 महीनों से देश लगातार हिंदू मुसलमानों के बीच दंगों का गवाह बना रहा था। उस शांति प्रयत्नों के साथ ही गांधी जी ने 1 सितंबर से कलकत्ता में दंगों के विरोध में अनशन शुरू कर दिया था। जब तक कलकत्ता में शांति स्थापित नहीं होगी तब तक गांधी जी अपना उपवास नहीं तोड़ेंगे, इस घोषणा ने सारे कोलकाता को हिला दिया था। मुसलमानों और हिंदुओं का जोश ठंडा हो गया। वे लज्जा के मारे झुक गए। उपद्रवियों ने आगे होकर गैर कानूनी हथियारों के कई चक अधिकारियों के पास जमा करा दिए। वे गांधी जी की मौत का कलंक अपने ऊपर लेने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। दोनों कौमों के नेताओं ने आपस में शांति बनाए रखने की प्रतिज्ञा की और गांधी जी से प्रार्थना की कि वे अपना अनशन समाप्त करें। गांधी जी ने इस शर्त पर अपना अनशन तोड़ा कि फिर शांति भंग हुई तो वे अमर अनशन कर देंगे। कलकत्ता के इस उपवास ने जादू का काम किया। लंदन टाइम्स के संवाददाता ने उस समय कहा था कि जो काम सेना के कई डिवीजनों से नहीं हो पाता उसे एक उपवास ने कर दिखाया। उसके बाद कलकत्ता और बंगाल में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। कलकत्ता में गांधी जी की शांति प्रयत्नों की प्रशंसा करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने लिखा है कि पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक थे जो बड़े पैमाने पर हुए दंगों को रोक नहीं सके। एक सैनिक अधिकारी एक प्रशासक के रूप में एक सदस्य वाले
सीमा बल के कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूँ। ऐसा करते हुए मैं उनके सहयोगी सुहारावर्दी की भी प्रशंसा करता हूँ। यहाँ याद दिलाना बहुत जरूरी है कि यह साल असहयोग आंदोलन का शताब्दी वर्ष है। आजादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। देश हो चाहे दुनिया, सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन जनता के रूप में औजार के रूप में कार्य करता है। और इसी परिदृश्य में वर्तमान में सत्याग्रह का अनूठा उदाहरण देश के छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े शहरों में शाहीन बाग में जैसा जन सैलाब के रूप में देखा गया। गांधी जी आज आप होते तो बेहिचक सत्याग्रह के इस जन आंदोलन में ना ही सिर्फ इसकी हौसला अफजाई करते, वरन वे स्वयं भी सत्याग्रह में शामिल होकर देशवासियों को उनकी आवाज को बुलंद करने में सहयोग प्रदान करते, क्योंकि यही तो वह हथियार है जिसने लोकतंत्र का एक लोकतांत्रिक प्रणाली बनाए रखने की सदैव सहायता किया है। गांधी जी ने आजादी के बाद बंटवारे के दौरान हुई हिंसा को लेकर भारत सरकार को भी चेतावनी दी थी कि वह उन विरोधी वे जन विरोधी ना बने और हर समुदाय का ख्याल रखें। 23 सितंबर 1947 को प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा था, मैं तो इसी बात पर कायम हूं कि हम पर जुल्म हो तो भी हम जहां पड़े हैं वहीं पर पड़े रहें, मर जाएं। लोग मार डालें तो मर जाएं, मगर ईश्वर का नाम लेते हुए बहादुरी से मरे। यही मैंने लड़कियों को सिखाया है, मरने का इल्म हासिल कर लें और ईश्वर का नाम लेती रहें। कोई इंसान है, बुरा आदमी है, उसकी नजरबंदी हो जाती है, वह हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो। हम या तो कर सके कि उसके बस में ना हो, वह कहे कि चलो पैसा देते हैं, तो उसको यही करना चाहिए कि 3 मिनट बाद मरना है तो तू अभी मार दे, लेकिन हम तेरे बस में आने वाले नहीं, पैसा लेकर हटने वाले नहीं। मैं तो जब तक मुझमें सांस है यही शिक्षा दूंगा। गांधी जी ने अपनी युवावस्था के आरंभ से लेकर अंतिम सांस तक सामुदायिक एकता हेतु अकथनीय प्रयास करते रहे। वे स्वतंत्रता की प्राप्ति, राष्ट्र की समृद्धि एवं विकास, विश्व के उत्थान तथा अहिंसा को व्यवहार में उतारने हेतु उसे अपरिहार्य माना। हिंदू स्वराज में उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापना के कारणों का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अंग्रेजों ने भारत को नहीं दिया, हमने उसे उनको दिया है। वे भारत में अपनी शक्ति के आधार पर नहीं टिके हुए हैं, बल्कि हमने उन्हें टिका रखा है। स्वाधीनता के पश्चात भी गांधी जी सांप्रदायिकता के दानव से बराबर लड़ते रहे। मनमथ गुप्ता के अनुसार स्वराज के बाद तो उनका यानी गांधी जी का सिर्फ एक ही काम रह गया था, और वह था हिंदुओं और मुसलमानों में वैमनस्य दूर करना। उन्होंने उस संबंध में अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाया, बल्कि इसी मोर्चे पर लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण भी दे दिए। ठीक है, बहुत सही लिखा है, संदर्भ भी सही है, तो एक जगह शुद्धियां हैं, खैर वो मैं दे दूंगा, वो खुद ही शुद्धियां सही कर लेंगे। ठीक है, पेपर फाइनल है तुम्हारा, इसे पब्लिकेशन पे भेज दो। इसका कुछ पब्लिकेशन कॉस्ट खर्च आएगा, वो तुम्हें पे करना होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे तो इसका पब्लिकेशन कॉस्ट लगभग 41 या 4200 एक पेपर का लगेगा, 4200। यूजीसी डिफॉल्ट में ज्यादा खर्चा लगता है, नॉर्मल रहता है तो उसमें खर्चा कम आता है। तो उसको विचार कर लेना, फाइनल मुझे बता देना, तो फिर मैं इसको फॉरवर्ड करा दूंगा। ठीक है, पेपर बिल्कुल क्लियर है, सही है, सही है, इसको लॉक कर दिया जाए, इसमें ज्यादा शुद्धिकरण करने की जरूरत नहीं। देखिए, इंटरव्यू में जाने से पहले कम से कम
10 पेपर एक व्यक्ति के पब्लिश होने चाहिए, ये आप नोटिस कर लीजिए। अब नया रेगुलेशन आने वाला है जिसमें 10 पेपर पब्लिश होना जरूरी कर दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए पीएचडी में तो 2 पेपर आपके पब्लिश होने ही चाहिए, तभी आपकी थीसिस अवार्ड होती है। सो अगर ये पेपर पब्लिश हो जाएगा तो आगे आप इसको पीएचडी की थीसिस में भी लगा सकते हैं, वहां पर भी इसका पूरा प्रयोग किया जाएगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इसके अलावा इंटरव्यू में आप जाएंगे तो वहां पेपर पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से देखा जाए तो पेपर को अच्छे से पढ़ें। अलका, अब आप भी अपना तैयार कर लीजिए जल्द से जल्द पेपर को, क्लियर, ठीक है। ठीक है, तो आप भी अपना पेपर बना लीजिए और नेक्स्ट थर्सडे को हमें देखना है। पूजा, आपको भी क्लियर हो गया कैसे पेपर लिखना है? यस सर। कोई डाउट हो तो जो पेपर लिखा उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ, उसको भी सॉल्व करें। क्या सर? उसमें सर आधा तो लिखा है, फिर उसके बाद में समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब उसमें लिखा जाए। क्या प्रॉब्लम आ रही बताओ, दिखाओ हमको, कुछ बताओ उसमें क्या क्या लिखा है और क्या रुक रहा है, कहाँ रुक रहा है। सर अभी तो वो किताबों में कहीं रखा होगा, आपको थर्सडे को हम कंप्लीट करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के टॉपिक शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी कर रहे थे, करने से पहले आप लोगों का एक मॉक टेस्ट होगा, तो एकदम रेडी हो जाइए मॉक टेस्ट के लिए। सबसे पहले पूजा, तुम्हें से स्टार्ट कर रहा हूँ आज टेस्ट। 5 क्वेश्चन करूंगा आपसे। पहला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन से 3 शब्द भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया? बताइए सर। आवाज नहीं सही आ रही, एक बार फिर से रिपीट करिए। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत भारत की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं जो जोड़े गए? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्षता और एक नहीं याद आ रहा सर। तो ठीक से याद नहीं करती हो। भाई जब आप बताओ, सबिया तुम बताओ। समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। अब आप बताइए कैसे याद करते हैं बार बार आप, ये एकदम पुराना टॉपिक मैंने कब से पढ़ाया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, ये बताइएगा कि भारत का वह हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो सर्वाधिक राज्यों की कार्यवाहियों को देखता है, इसमें कई राज्यों को सम्मिलित किया गया, कौन सा हाई कोर्ट कई सबसे ज्यादा राज्यों की न्याय वादों का निपटारा करता है? सर इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट। कल तुम थी क्लास में? पूजा कल क्लास में थी? नहीं सर, चंडीगढ़ है। कल क्लास में थी कि नहीं थी? हाँ थे। तो तुम सो रही थी। अलका, उसका उत्तर दो, क्या सही आंसर है? सर गुवाहाटी। बिल्कुल, मैंने कल स्पेशली बताया था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उसमें आसाम, नागालैंड, गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 5 राज्यों का
बाद निपटारा होता है। आप सीरियस नहीं हो पढ़ाई के प्रति। चलिए सर आवाज नहीं आ रही है। तो पहला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? क्या सर फिर से? वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? सर सीजी मुर्मू। मुर्मू, सीजी मुर्मू, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्य भारत में राज्यों के महाधिवक्ता के संबंध में वर्णन करता है? अनुच्छेद 46 सर। अनुच्छेद नहीं सर, क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन राज्य का महाधिवक्ता होगा, कौन सा अनुच्छेद कहता है? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। सर 165। हाँ 165, ठीक है, गुड। इसका सबसे ज्यादा राज्यों को कवर करने वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी। कौन कौन से राज्यों को गुवाहाटी न्यायालय द्वारा कवर किया जाता है? सर असम, नागालैंड और गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? महान्यायवादी सर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और ठीक। उसे हाँ, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति होता है। सीएजी का फुल फॉर्म बताइए। सीएजी का फुल फॉर्म सर भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। इंग्लिश में? तो इंग्लिश में नहीं याद है। इंग्लिश में भी याद करिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ओके। हाँ चलो सभी, आप तुम्हारी बारी, ठीक है। यस सर। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद कहता है? क्या सर?
कौन से अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का संबंध वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 27 27। सही आंसर है आर्टिकल नंबर 22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक शिशुत्व देख रेख और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? 45। ठीक है, गुड, 45 में है। अनुच्छेद 60 क्या है? 60 पूछ रहे सर। अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया है? सर ये प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष देश के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित और प्रतिरक्षित लेता है। जी सर एक बार रिवीजन कर दीजिए तो बोलिए। कौन सा बेटा? ये अनुच्छेद 60 वाला। अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष देश के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित और प्रतिरक्षित करने का शपथ लेता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति इस प्रकार का शपथ लेता है, देश के संविधान को, कानून को संरक्षित, सुरक्षित और प्रतिरक्षित करने का, देश को संरक्षित, सुरक्षित, प्रतिरक्षित करने का। तो यहाँ पर ध्यान रखना है देश के संविधान और कानून को, और क्या बात है, संरक्षित, सुरक्षित और प्रतिरक्षित, ये 3 शब्द याद करना जरूरी है। संरक्षित, सुरक्षित और प्रतिरक्षित, पेज नंबर 13 में पढ़ लीजिएगा, ठीक है? जी सर। ओके, इसका कथन है आपातकाल के संबंध में, इसका कथन है कि आपातकाल भारतीय संविधान के लिए एक धब्बा है। इसने कहा कि आपातकाल भारतीय संविधान के लिए एक धब्बा है। ये हरि विष्णु कामत नहीं, श्री कामत और सिब्बल लाल सक्सेना। हाँ बिल्कुल ठीक है, श्री कामत और सिब्बल लाल सक्सेना। गुड। अनुसूचित जाति के अतिरिक्त आरक्षित स्थानों का क्रमावर्तन रोटेशन करने के लिए सीमांकन आयोग की स्थापना की जाती है। सीमांकन आयोग कितने वर्षों के बाद समीक्षा करता है? दस वर्षों के बाद शायद। कुछ 10 वर्षों बाद। चलिए ठीक है, बढ़िया, आपने टेस्ट दिया, सभी क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन नहीं आया। चलिए अलका, आज आपने भी बढ़िया टेस्ट दिया है। पूजा गायब हो गई अचानक एक बार भी, चलिए कोई बात नहीं है। संजय भी आ रहा था लेकिन संजय से जुड़ा नहीं। मैं अब टाइप करूंगा इस वीक इन सब लोगों को, अब सबके घर में पहुंच के टाइप करूंगा कि क्लास आएगी। तो आज के टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ाना है, दैट इज राज्यपाल से आज शुरू करना है। पेज नंबर 26, 25 तक हो गया ना? यस सर। राज्यसभा पहले हो गया, भारत का महालेखा परीक्षक तक हो गया, 25 तक हो गया। तो पेज नंबर 26 राज्यपाल को आज शुरू करेंगे। राज्यपाल और राज्यपाल के संबंध में
पूजा आ गई। पूजा हाँ सर। आ गई क्लास में? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, तो तीन क्वेश्चन तुम्हारा बचा है, ठीक है। क्या सर? क्वेश्चन और तुमसे पूछना है अभी मुझे। सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, हम ये कह रहे हैं तीन क्वेश्चन अभी पूछना है मुझे। हाँ सर पूछिए। हाँ चलो, तो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की सैलरी यानी वेतन कितना निर्धारित किया गया है? उसे मासिक वेतन कितना मिलता है? बताइए। भारत राष्ट्र हाँ भारत के राष्ट्रपति को कितना मासिक वेतन मिलता है, यही? हाँ हाँ, ये सर 1.5 लाख रुपए में। हाँ? कितना मिलता है? आवाज आवाज बोलो, आवाज बंद है। हाँ अब बोलो। 1,50,000। तुम रेगुलर क्लास नहीं ले रही हो क्या? 1,50,000। मैंने दोबारा तुम्हें बता दिया, इससे पहले भी मैंने बताया था। कितना है सभी, आप उत्तर दो। सर 5 लाख है। 5 लाख है। 1.5 लाख तो आज से कम से कम 3 साल 5 पहले। लाख। 4,35,000 बढ़ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद महाभियोग का वर्णन करता है? 76। सही आंसर 61। 61। अब एक क्वेश्चन और करूंगा, गलती मत जवाब दीजिएगा। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? क्या सर? लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 545। सही आंसर 552। 552 हो सकती है, ठीक है। यस सर। ये आंसर तुमने गलत लिखा है। थर्सडे को तुम लोगों का एक अच्छा टेस्ट होगा, पेपर टीचर करूंगा, और संभवतः ये यूनिट नेक्स्ट वीक तक अगर खत्म होती है तो रिटन टेस्ट की सर फिर बोली आवाज नहीं आएगी। अच्छा, मैंने कहा कि थर्सडे तक ये यूनिट आपका, एक्चुअली इस यूनिट में मैंने दोनों यूनिट मर्ज कर दिया है, इंडियन पॉलिटिक्स दोनों पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एक टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का, आप लोग तैयार रहना है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए।
राज्यपाल के संबंध में क्या कहा गया है, इसको इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले राज्यपाल पर आर्टिकल नंबर 153 पे चर्चा करेंगे। 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 153 के अनुसार, अनुच्छेद 153 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। There shall be a governor for each state। परंतु इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as governor for 2 or more than 2 states। इसका मतलब एक ही व्यक्ति को 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 154 की बात करते हैं। राज्य का कार्यपालिका शक्ति का समाहित होना। इसमें कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में समाहित होती है, वैसे ही यहाँ आर्टिकल नंबर 154 में कहा गया है कि राज्य का कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। इसी अनुच्छेद में कहा गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंकित करने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी राज्यपाल की शक्तियों में कटौती नहीं की जाएगी। राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। यानी राज्यपाल को शक्तियां प्रदान करने का दस्तूर है, वो किसी प्रकार से उसके कार्यों को हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी उसके कार्यों को, उसके पावर्स को किसी भी लॉ द्वारा कमजोर या कम नहीं किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल नंबर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में वर्णन किया गया है। कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करेगा। That is, the governor of the state shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal। यानी कौन इसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 156 आर्टिकल नंबर 156 में राज्यपाल की पदावधि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करेगा। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल पद धारण कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और राज्यपाल जब भी पद त्यागना चाहेगा वो राष्ट्रपति को बाकायदे लिखित रूप से अपना रेजिग्नेशन सौंप सकता है। इस अनुच्छेद की पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर धारण करेगा। सामान्य रूप से एक बार वह पद पर आसीन होगा, 5 वर्ष तक वह पद को धारण करेगा। परंतु यहाँ यह कहा गया कि राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। जब तक दूसरा राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता और वह अपने पद को शपथ के रूप में ग्रहण नहीं कर लेता। इसके बाद आर्टिकल नंबर 157 में चलते हैं, जिसमें कहा गया राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं हैं। कहा गया है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। प्रथमता जब वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके बाद आर्टिकल नंबर 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन है। वो आकस्मिकताएं क्या हैं, वो कंटीजेंसीज क्या हैं,
तो यहाँ पर राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वो ठीक समझता है। यानी राष्ट्रपति जैसा चाहेगा वैसी शक्तियां राज्यपाल को दे सकता है। आर्टिकल नंबर 161 में कहा गया है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। इसमें कहा गया कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका विलंबन, विराम, परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। आर्टिकल नंबर 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के संबंध में कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है, परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है, उसमें राज्यों की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उससे परिसीमित होगी। Subject to the provisions of the Constitution, the executive power of the state shall extend to the matters with respect to which the legislature of the state has power to make laws, provided that in any matter with respect to which the legislature of the state and parliament have power to make laws, the executive powers of the state shall be subject to and limited by the executive power expressly conferred by the Constitution or by any law made by Parliament upon the Union or authorities। इस प्रकार राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया गया है। तो मैंने आपको आर्टिकल्स के यहाँ पर लगातार जो आर्टिकल्स हैं 153 से लेकर हर एक आर्टिकल के तहत राज्यपाल की शक्तियों का विस्तार अभी राज्यपाल के संबंध में चर्चा किया। आशा है कि क्लियर हो गया टॉपिक? अलका? यस सर। स्पष्ट है, समझ में आया? यस सर। पूजा आपको? सर अभी खुद भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ज्यादा। अच्छा चलिए ठीक है। तो टाइम भी हो गया है, 6 बज चुका है। तो आज की राज्यपाली अब अगले थर्सडे को मुलाकात होगी। तब तक आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए बढ़िया तरीके से। ओके? यस सर।